अच्छा, इस बुक में कुछ पेजेस मिसिंग हैं, मुझे अभी आइडिया हुए हैं यहाँ पे। ये तो हम कवर कर चुके थे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हम लास्ट टाइम कवर कर चुके थे। रोटर करंट फ्रीक्वेंसीज को भी हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया था। इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर सर्किट को भी हमने कवर कर चुके हैं। रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल ये भी कवर कर चुके हैं। दिस इज़ पेज नंबर 603। इसके बाद 607 है, तो इट मीन्स के हम कुछ पेजेस को मिस कर रहे हैं। दैट इज़ 604, 5 एंड 6। तो उसको थोड़ा सा, उसमें जो टॉपिक्स हैं, या मैं इस तरह कर लेता हूँ कि उससे पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर ले लें सर, मेरे पास हार्ड फॉर्म में भी है, मैं उसमें भी देख लेता हूँ कौन ओके, से आप टॉपिक्स उसमें हैं। देख लो, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ, तो वाइट बोर्ड पे कर लेते हैं वो टॉपिक्स। सर ओके। अच्छा, रोटर करंट का लास्ट टाइम वी डिस्कस दिस। स्टैंड स्टिल पे हमारे पास क्या होता है? लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैंड स्टिल पे मेरे पास एस की वैल्यू क्या होगी? वन। Yeah, that will be equal to 1. It means के my S value will be maximum at standstill condition. तो करंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज़ I2, क्योंकि दिस इज़ द रोटर करंट। तो रोटर करंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I2, दैट इज़ इक्वल टू E2। E2 is the EMF, induced EMF in rotor, divided by impedance in rotor, that is Z2. So that will be equal to E2 डिवाइड बाय, यहाँ पे आपका R2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस X2 स्क्वायर हो जाएगा इनटू स्क्वायर रूट। ये वो फार्मूला था जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अच्छा, ये तो स्टैंडस्टिल कंडीशन पे हमारे पास रोटर करंट हो गया, और स्टैंडस्टिल कंडीशन पे हमारे पास रोटर का जो पावर फैक्टर होता है तो वो क्या होगा, क्योंकि दिस इज़ AC। AC में हमारे पास करंट, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर हमारे पास डीसी के केस में हमारे पास पावर फैक्टर नहीं होता। तो cos theta 2, इसको that will be curly brown here, like that will be base is R2, here is the hypotenuse, that is the Z2। इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह बनता है कि हमने अगर इनको, इन थ्री टर्म्स को हमने ट्राइंगल पे रिप्रेजेंट करना है, तो R2 को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपका X2 हो जाएगा। ओके, और इसका ये हाइपोटेन्यूज विल रिप्रेजेंट द इम्पीडेंस, दैट इज Z2। ओके। सर मेरे पास जो बुक है ना उसमें भी ये मेंशन सही तरह नहीं है, वो मुझे वो ले गया इंडक्शन मोटर ऑपरेशन पे। तो ये इस तरह क्यों है? ये तो मैंने हार्ड बुक ली है, इसमें तो सही होना चाहिए ना। नहीं, चैप्टर कौन सा है आपका? पेज है उसमें 603 पेज निकाल लो उसमें। सर उसमें ये पेज है 627, फेज इंडक्शन। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सर नहीं, जो ये चैप्टर नंबर है 20, हम्म। बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ओके। और पेज है 27। नहीं, टॉपिक कौन सा है? सर इसमें ये जो मैं टॉपिक है, ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर निकाल लो उसमें। जी सर इसमें टॉपिक है स्लिप वाला है। जी, स्लिप के रोटर बाद करंट। यस, रोटर रोटर का करंट। फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर करंट होगा। जी उसके बाद रोटर करंट आ जाएगा। रोटर करंट को मैं उसके बाद डिस्कस कर रहा हूँ अभी। रोटर करंट के बाद हमारे पास जो है वो 604 पेज है, तो वो हमने कवर नहीं किया। रोटर करंट को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सही है? आप इसको बात कीजिए। जी जी। अच्छा, तो पावर फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा? R2 डिवाइड बाय Z2 एंड, और पर बाई R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर का अंडर। या ये हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये तो स्टैंडस्टिल कंडीशन में थे। अब हमारे पास रनिंग विद स्लिप एस, ये आपके एमसीक्यूज में आएगा। तो आपने वहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है? आपने ये कंडीशन चेक करना है कि कौन से कंडीशन की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने वो फार्मूला उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा भी था कि आपका करंट क्या हो जाएगा, ई टू नहीं होगा, यहाँ पे एस इंटू ई टू होगा, क्योंकि रनिंग विद स्लिप एस
एंड आपका सर इंड्यूस वो ईएमएफ जो होता है वो डिपेंड करता है स्लिप पे। तो S इंटू ई टू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये R2 स्क्वायर हो जाएगा। और रिएक्टेंस जो है ये डिपेंड करता है S पे, तो ये S इंटू x2 होल स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। सही है। अच्छा, इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos theta 2 दैट्स विल बी इक्वल टू R2, दिस इज रेजिस्टेंस विच विल नॉट डिपेंड ऑन दी स्लिप वैल्यू, डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू x2, दोनों पे स्क्वायर डालो या इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख के एक स्क्वायर डाल दो। अच्छा, तो ये हमारे पास रनिंग कंडीशन में आ गया। सही है। इसका हमारे पास रोटर सर्किट किस तरह होता है, उसमें आपके पास रेजिस्टेंस होता है, ओके, और उसमें आपका रिएक्टेंस होता है। सही है। और यहाँ से हम सप्लाई दैट इज़ E2। सही है। दिस इज़ रेजिस्टेंस, दिस इज़ इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये आपका I2 हो जाएगा। इसको हम I2 बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी I2 ऑफ स्टैंडस्टिल एंड I2 ऑफ रनिंग विद स्लिप S। तो स्लिप S के साथ फिर क्या हो जाएगा, ये आपका S यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी S आ जाएगा। सो ये रोटर का सर्किट है। जी सर, ये अगर हम S को रिमूव कर दें तो ये स्टैंड स्टिल कंडीशन बन जाएगी। S को आपने रिमूव नहीं करना। एक्चुअली स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका S जो होता है वो 1 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 1 1 पुट कर लो तो आपका वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ कहना गया। कि मैंने S को रिमूव करना है, गलत बात है। ठीक है सर। अच्छा, इसके तो बाद स्टैंड स्टिल S की वैल्यू 1 पुट कर दें, यस, और फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ को मैं रिमेंबर कर दूँ, जो सेकंड वन है ना, या उसको आप रिमेंबर सेकंड, कर दो। गुड। हाँ बस उसमें एस की जो जब स्टैंड स्टिल कंडीशन हो तो उसमें एस की वैल्यू 1 मेंशन कर दूंगा, जी और जब रनिंग कंडीशन हो तो जो फिर उसके अकॉर्डिंगली लेस देन 1 जो भी वैल्यू होगी वो मेंशन कर दूंगा। जी, एग्जैक्टली। रोटर करंट और रोटर, ठीक हो गया सर। अच्छा, रोटर टॉर्क की तरफ अब आ जाते हैं। तो आपका जो रोटर का जो टॉर्क होता है दैट्स डिपेंड ऑन द रोटर करंट, दैट्स रोटर की है, रोटर ईएमएफ एंड पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर। ओके, क्योंकि दोनों का पावर फैक्टर होता है, स्टेटर का भी पावर फैक्टर होता है और रोटर का भी पावर फैक्टर होता है। अच्छा, तो दैट्स विल बी इक्वल टू K इंटू I2 E2 cos थीटा 2। सही है। सो यहाँ पे आपका जो I2 है दैट इज़, यहाँ पे आप फिर वैल्यूज पुट कर लो। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आपने पुट करने हैं सिंपल, इसमें ये क्या हो जाएगा, I2 का जो आपका वो है रिलेशन E2 डिवाइड Z2, या Z2 बस लिख लेते हैं। सही है। और cos ये E2 अपनी जगह पे आ जाएगा, और cos का जो रिलेशन दैट इज R2 डिवाइड बाय R2 Yes. स्क्वायर प्लस S इंटू X2 स्क्वायर। सही है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में हमारे पास S की वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप S की जगह 1 1 भी पुट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू फाइंड द स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, ठीक है। या अगर आपने रनिंग टॉर्क फाइंड करना है तो रनिंग टॉर्क में फिर आपने यहाँ पे S की वैल्यू पुट करनी है। ओके, आपका ऊपर भी S आ जाएगा और नीचे भी आपका S आ जाएगा। सही है। वो अंडर रनिंग कंडीशन होता है। सही है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है क्या कंफ्यूजन हो रही है आपको? सर। स्टार्टिंग टॉर्क में यहाँ पे भी ऐसा आएगा। कि सॉरी, दिस इज अंडर रनिंग कंडीशन। जी, क्या कंफ्यूजन हो रही है?
सर मुझे जो ओके ये रनिंग कंडीशन में है, ठीक है सर। वो बुक से फार्मूला देख रहा था कि आपने जो मेंशन किया वो थोड़ा डिफरेंट है, बुक के ऊपर थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात होनी चाहिए कि आपको अंडरस्टैंड हो गया ये वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ है। कि जी सर, इसकी मुझे आइडिया हो गया है कि ये इसका क्यों है। या। तो अब आपका जो रनिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू के इंटू एस ई टू स्क्वेयर ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे आर टू भी लिख लो, डिवाइड बाय यहाँ पे ये इसको वो लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो, तो ये आपका आर टू स्क्वेयर हो जाएगा इंटू एस इंटू एक्स टू स्क्वेयर हो जाएगा। सही है, उस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा फाइनल। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं इस तरह कर देता हूँ कि दिस इज़ दी टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। अच्छा, अभी स्टार्टिंग टॉर्क मैं इससे फाइंड कर लेता हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क इससे किस तरह मैंने फाइंड करना है, स्टार्टिंग टॉर्क में मेरे पास एस की वैल्यू जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो आपका मैं इसको एस कर लेता हूँ, स्टार्टिंग टॉर्क हो गया यहाँ पे टी एस, तो के इंटू एस की जगह 1 हो गया, तो ई टू स्क्वेयर आर टू डिवाइड बाई आर टू स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर हो जाएगा। अभी शायद आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जी सर, ठीक है। सही है, तो वही बात जी आ सर। गई जो अभी फ्यू मिनट्स पहले आपने कहा था, आपने इसको याद करना है एज कम्पेयर टू दिस, बस सिंपल उसको याद कर लो तो आपको ये कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जी कुछ सर। कोई और कांस्टेंट हैं, आपको कुछ नज़र आ रहे हैं इस इक्वेशन में कि ये भी कांस्टेंट है मेरे पास? लाइक जब आपका जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है वो रनिंग कंडीशन में, या जो अभी फाइनल आपके सामने आ गया है, तो उस टाइम कोई इसमें कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट? ये E2 का E2, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं, होती है ई टू कांस्टेंट होगा। जी, स्पीड ई से रेलेवेंट इसको स्पीड तो सर उसका रनिंग कांस्टेंट कंडीशन नहीं में रहेगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, दैट्स स्पीड तो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज पे। तो अगर आप ये कह दो कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, तो जब जी स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप कह दो कि ई टू भी कांस्टेंट होगा। तो यस, ये भी आपका कांस्टेंट होगा, ये आपका कांस्टेंट हो सकता है। सर। वो जो मैंने रीजन बताई है उसी के अकॉर्डिंगली या कोई या और रीजन है? उसी के अकॉर्डिंगली आपका ये कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो और सर इसके अलावा के कांस्टेंट है? या के कांस्ट, तो ये कांस्टेंट इसमें ये इसको अपने साथ कंज्यूम कर लेगा। तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगा। जी सही है। अच्छा, लेकिन आपने बेस्ट यही होगा कि आप इस इक्वेशन को याद कर लो, तो इसमें आपने ये क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह होता है कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगा। तो ये तो तभी होगा जब आपका सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा। सही है। सर, जो क्वेश्चन है उसका यही आंसर था? यही लाइक अगर क्वेश्चन आपको गिवन हो तो उसमें अगर ये गिवन होगा कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर इसको आप कांस्टेंट रख लो। अगर कांस्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में ये गिवन हो, तो फिर आपने इसको कांस्टेंट नहीं रखना, क्योंकि अगर इसको आप याद कर लोगे तो यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, इसमें तो आपने ऑलरेडी कांस्टेंट रख चुके हो, तो वहाँ पे आप भूल चुके होंगे कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट था। तो बेस्ट ये होगा कि इसको आप याद कर लो बस। अच्छा, इसके जी आर भी इसमें वेरिएबल है, और जो x2 है इंडक्टेंस, आई थिंक इंडक्टेंस ही है ना, ये भी वेरिएबल होगा। अच्छा, अब हम हमारे पास लाइक ये स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, ये रनिंग टॉर्क हो गया। अब मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमने वो डेरिवेटिव का वो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर लेते हैं। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू R2 रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करने से हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
सो इसको इक्वल टू ज़ीरो आप ले लो, सही है। जो हम अक्सर लेते हैं, जो कर्व्स होते हैं, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होंगे कि यहाँ पे आपका टी एस होगा, यहाँ पे आपका आर टू होगा। तो मैक्सिमम कब आएगा? जब आपका ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ये इस कर्व पे मैक्सिमम पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है, वर्टिकल लाइन का डेरिवेटिव हमेशा इनफाइनाइट आता है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर इसको मैं इक्वल टू ज़ीरो ले लूँ तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, जिस रिलेशन के बेस पे आपका मैक्सिमम टॉप आप फिर फाइंड कर लो। इसका डेरिवेटिव आप ले लो, ये इसका पूरा आप डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू आर टू, तो आपके पास दैट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे आपके पास एक फाइनल रिलेशन आ जाएगा, दैट इज़ योर आर टू विल बी इक्वल टू एक्स टू। सो इट मीन्स दैट कि इस पॉइंट पे आपका जो आर टू की वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू एक्स टू। सर एट मैक्सिमम पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, इसकी कंसेप्ट बताइएगा ज़रा, और इन्फिनिटी कब होगा, दो डिस्कस किए हैं आपने केसेस। या एक्चुअली जब भी आपने मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करना है, ओके, फिज़िक्स में या मैथ्स में, जब भी आपने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है कि मैक्सिमम पॉइंट कब आएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हम अक्सर डेरिवेटिव का टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख लो, तो अगर आप इसका कर्व ड्रा कर लो तो ज़रूरी नहीं कि कर्व इस तरह होगा, शायद कर्व कुछ इस तरह आ जाए, सही है। तो मैक्सिमम जो पॉइंट होगा यहाँ पे देख लो, तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम पॉइंट पे आप देख लो, तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे ये यहाँ पे आप टेंजेंट फाइंड कर लो तो वो इस तरह होगा, यहाँ पे टेंजेंट इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा टेंजेंट। यहाँ पे आपकी जो टेंजेंट लाइन होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। तो इट मीन्स कि यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर लो तो वो आपको वैल्यूज़ देगा, यहाँ पे देख लो तो वो भी आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे। लेकिन ये सिंपल ये एक यूनिक पॉइंट है जिस पे आपका डेरिवेटिव जो है दैट्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपके ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स कि मेरे पास एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरे पास, अगर उस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास ज़ीरो, दैट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो एंड दैट्स विल बी द मैक्सिमम पॉइंट। तो जब भी आपने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है तो उस पे आपने डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। तो इसी तरह मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ओके, विद रिस्पेक्ट टू आर टू, और उसको इक्वेट कर रहा हूँ ज़ीरो के साथ। तो इसका डेरिवेटिव आप ले लो तो आपके पास दैट्स फाइनली रिलेशन जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू दिस, लाइक आपका जो आर टू है दैट्स विल बी इक्वल टू एक्स टू। तो इट मीन्स के जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उस पे आपका आर टू की वैल्यू जो होगी दैट्स विल बी इक्वल टू योर इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू। सो इट मीन्स दैट कि जब भी आपको मैक्सिमम टॉर्क का डिमांड आ जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है मुझे, ओके, लाइक एमसीक्यूज में आ जाए कि मैक्सिमम टॉर्क फाइंड कर लो, तो फिर आपने ये रिलेशन नहीं बोलना, आर टू विल बी इक्वल टू एक्स टू अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके, रनिंग कंडीशन में सिंपल यहाँ पे एस डाल लो तो ये आपका रनिंग कंडीशन में हो गया। एस का, अच्छा ओके, उसमें सिर्फ R2 इज इक्वल टू x2 के साथ सिर्फ एस या अप्लाई करते हैं, वो रनिंग कंडीशन हो जाएगा। ये सारा करने की दोबारा ज़रूरत नहीं, ठीक हो गया। या तो ये मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पावर फैक्टर का भी वो थीटा की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, तो cos थीटा 2 किसके इक्वल है? R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। ये हम स्टैंड स्टिल के लिए फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसकी तरफ जाते हैं। तो आपका R इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, तो इसमें ये पुट कर लो, R की जगह x की वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे देख लो, तो R की जगह x की वैल्यू पुट कर लो, तो ये आपका
x2 हो जाएगा, सही है। तो इससे आपके पास 2x2 स्क्वायर आ जाएगा। सर ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं cos थीटा से? ये थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क पे पावर फैक्टर क्या होगा। ओके, ये भी R2 की जगह आप x की वैल्यू पुट कर लो। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आपका ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट्स विल बी इक्वल टू cos थीटा। ओके, तो cos थीटा 2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, और इसका आप इन्वर्स ले लो, cos इन्वर्स 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, दैट्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ओके, तो इट मीन्स कि इसका जो मैक्सिमम टॉर्क पे आपका जो कर्व बनेगा, दिस विल बी R2, ये आपका x2 हो जाएगा, और यहाँ पे z हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा 2 की जो कर्व बनेगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, सही है। या तो ये भी MCQs आ जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क पे आपका थीटा की 2 की वैल्यू क्या होगी, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सर समझ गया। अच्छा, सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि ये लेक्चर आप रिकॉर्ड कर लिया करें हम। जी सही है, वो अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये लेक्चर, सही है। ठीक है सर, कल वाला भी किया था आपने कि नहीं? नहीं, वो मैंने नहीं किया, वो मैं देखूँगा आज या कल, शायद मैं करूँ, शायद आज कर लूँ या कल कर लूँ, तो ठीक है, या कल के लेक्चर के बाद मैं शायद तीनों पर कर लूँ। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास जो कर्व है वो किस तरह बनेगा। ये कर्व जो है, ये हमारे पास इस तरह का कर्व बनेगा। ये मैक्सिमम पॉइंट पे आपका जो R2 है, दैट्स विल बी इक्वल टू x2। ओके, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज द जी, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, T मैक्सिमम इसको मैं कह दूँ, जी, सही है। तो पहले ये इंक्रीज होगा, उसके बाद ये टॉर्क आपका डिक्रीज होगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ये तो आपको पता होगा, क्या इफेक्ट है। और वोल्टेज चेंज होगी तो हमारा E2 चेंज हो जाएगा। या डार्क रिलेशन है। ओके, सिंपल लाइक जो हमारे पास अभी जो हमने फाइंड किया है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क है, दैट्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी E2 E2 स्क्वायर 2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर बैक्टीरिया। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारे पास जो टॉर्क अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन है, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द सप्लाई वोल्टेज। ओके, क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। लाइक अगर आप सप्लाई वोल्टेज को 2 से 3 कर लो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो हैं वो काफ़ी हाई इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, वोल्टेज को आप 2 से 3 में इंक्रीज़ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क 4 से 9 में हो जाएगा। तो ह्यूज इंक्रीज आ रहे हैं। तो इट मीन्स के स्टार्टिंग टॉर्क इज़ वेरी सेंसिटिव टू द सप्लाई वोल्टेज। सर ये 4 से 9 जी
यानी कि स्केयर तो 16 आ जाएगा, डबल करेंगे तो 8 बन जाएगा, ये 9 कैसे? ये एक्चुअली आप 2 का स्क्वायर ले लो, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। कि सप्लाई वोल्टेज 2 है, तो 2 का अगर हम उसको स्केयर कर, उसको सप्लाई वोल्टेज को डबल कर लेंगे तो जी हमारी वोल्टेज हो जाएगी 4। या लाइक तो यहाँ पे और सर ये 4 जो है ये टॉर्क है, एक्चुअली किस चीज़ को मेंशन? या एक्चुअली दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, ओके, इसको आप E2 भी कह दो। तो यहाँ पे अगर मैं ये 2 है तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क इज द डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका 4 हो जाएगा। अगर इसको मैं 2 से 3 में चेंज कर लूँ, लाइक 1 डिजिट में चेंज ले आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 डिजिट चेंज आ रहे हैं यहाँ पे, तो ह्यूज चेंजेस में आ रहे हैं। सही है। तो या 5 तो स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव टू द सप्लाई वोल्टेज। सर ये 5 कैसे आया? 5 किस तरह निकाला? 5 यानी कि उसकी वैल्यू 2 की जगह 3 पुट की है आपने उधर, की 2 की जगह पे? नहीं, 5 मीन्स कि ये आप 1 डिजिट इसमें चेंज आ रहे हैं, 2 से 3 कर रहा हूँ, 1 डिजिट इसमें चेंज आ रहे हैं, यहाँ पे 5 डिजिट चेंज आ रहे हैं, लाइक 5 या 5 डिजिट इसमें चेंज आ रहे हैं। सही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये हम पहले टाइप्स जो रोटर के जो टाइप्स हैं उसमें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो रोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर के जो रोटर होता है वो, उसमें हमारे पास वाइंडिंग होते हैं, और वाइंडिंग में हमारे पास रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है। सही है। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। फिक्स वैल्यू मींस कि अगर रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगा या रोटेशन करेगा तो उस टाइम रेजिस्टेंस आपकी फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो वेरिएबल होता है, ओके, वो कभी मैक्सिमम होगा कभी मिनिमम होगा। तो हमारे पास जो वेरिएबल, इट मीन्स कि हमारे पास दैट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्लिप, ओके। तो रनिंग कंडीशन में हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि रनिंग कंडीशन होगा तो उस टाइम हमारे पास स्लिप कम होगा। स्लिप क्यों कम होगा? क्योंकि हमारे पास रिलेटिव स्पीड जो होता है वो कम होता है। रिलेटिव स्पीड मीन्स कि n(-n). रनिंग कंडीशन पे हमारे पास रिलेटिव स्पीड कम होता है, तो उसकी वजह से आपका s की वैल्यू कम होगी। s की वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स कि आपका इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी अंडर रनिंग कंडीशन। सही है। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है? स्टार्टिंग में हमारे पास रेजिस्टेंस की फिक्स वैल्यू होती हैं, ओके, और जो आपका रिएक्टेंस है दैट्स विल बी मैक्सिमम वैल्यू। सही है। रेजिस्टेंस कम होगी या रेजिस्टेंस आपकी कम होगी। सही है। रेजिस्टेंस कम इन ए सेंस के हमारे पास वो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग्स होते हैं, ओके, तो उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी? रेजिस्टेंस वैसे भी उसकी कम ही होती हैं। अगर रनिंग कंडीशन में होगा या स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ही होती है। इसमें हम बाहर से एक रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, उसकी अपनी रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी कम होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग्स होते हैं, वो तो सिंपल वाइंडिंग्स होते हैं, उसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर लेते हैं, उसको हम जीरो के इक्वल लेते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हम बाहर से एक रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं इस तरह। लेकिन अब बाहर से हम रेजिस्टेंस को ऐड करना इन स्क्वायर गेज रोटर में हमारे पास पॉसिबल नहीं है।
बट इन वाउंड रोटर मोटर उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि लाइक यू कैन ऐड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग. सही है, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कम है, रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इट मीन्स कि हमारे पास लैगिंग होगा, पावर फैक्टर आपका जो है वो लैगिंग होगा या लीडिंग होगा. इंडक्टर के केस में यस लीड, इंडक्टर के केस में लीडिंग नहीं, लैगिंग होता है. इंडक्टर के केस में आपका लैगिंग होता है, कैपेसिटर के केस में आपका पावर फैक्टर लीडिंग होता है. तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस, तो इट मीन्स के हमारे पास जो यहाँ पे पावर फैक्टर जो होगा दैट्स विल बी लैगिंग. और लैगिंग के पावर फैक्टर में हमारे पास क्या होता है कि करंट लैग वोल्टेज और E2. ओके, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो करंट होता है वो लैग करेगा EMF से. सही है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है. ओके, और ये आपका इंडक्टेंस है. सही है, तो पहले इंडक्टेंस इतना था, तो आपका जो पावर फैक्टर था cos थीटा वो इतना था. अब हम इस तरह कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाते हैं, तो इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ. ये बढ़ गया, ये इतना आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह ऊपर चले जाएगा. तो इट मीन्स कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई. गुड, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई. तो जब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो इट मीन्स कि कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो गई. ये समझ आ गया आपको कि कॉस थीटा की वैल्यू किस तरह डिक्रीज हो गई? हाँ ठीक है सर, क्योंकि सर cos थीटा 45 पे मैक्सिमम है ना, तो 45 से ज़्यादा करेंगे तब 45 पे मैक्सिमम नहीं है. cos 0 आपका 1 के इक्वल होता है, cos 90 आपका 0 के इक्वल होता है. तो इट मीन्स के हॉरिजॉन्टल पे थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो आपका मैक्सिमम cos थीटा होगा, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के नियर जाएगी तो इट मीन्स के आपका cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. लाइक अगर आपका थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी और sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी. ठीक है सर, क्योंकि sin 90 पे मैक्सिमम होता है और sin 0 यहाँ पे 0 होते हैं. सही है, सो 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं. अच्छा, तो हमारे पास पावर फैक्टर लो हो जाएगा. सही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो cos थीटा की वैल्यू कम हो गई, तो इट मीन्स कि दिस इज पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी या कम हो गई. सही है, और पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो गई तो इट मीन्स कि मेरे पास स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क आपका किस पे डिपेंड करता है, I2, E2 एंड पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो ये कम हो गया तो इट मीन्स के स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो गया. तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, मोटर अब स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया. तो अब इसका सोल्यूशन यही है, इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करना है. एडिशन ऑफ, तो स्टार्टिंग टॉर्क जब कम होगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी ना, या स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया तो हमें हमें क्या चाहिए, हमें स्टार्टिंग टॉर्क को ज़्यादा करना चाहिए. उसके लिए हम ऐड एक्सटर्नल, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सही है, इससे क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप ऐड कर लो तो एक्चुअली आपका जो पावर फैक्टर होता है cos
theta that is equal to r divided by r square plus x square root. That's depend on the resistance value. Okay, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर ली तो इट मीन्स कि आपका कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, यस। सही है, तो पावर फैक्टर आपका इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, प्रॉब्लम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नहीं आ रहा है। आपका जो I2 रोटर का करंट होता है दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, E2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। सो आपका जो रोटर का करंट है दैट्स आल्सो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो करंट और रोटर का करंट कम हो जाएगा, या तो रोटर का जो करंट है वो कम हो जाएगा। सही है, तो रोटर का करंट कम हो जाएगा, ये बढ़ गया तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, तो अब हमने एनालिसिस करना है इसमें। ओके, सही है, कि कौन सा ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है कौन सा कम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, इसको 2 टाइम्स आप इंक्रीज कर लो 3 टाइम्स इंक्रीज कर लो तो ये आपका कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है इसका, या नॉर्मली आप देख लो तो आप 4 का स्क्वायर रूट ले लो, सही है, तो ये 2 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट अक्सर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको डिक्रीज करता रहता है। सही है, तो यहाँ पे इसको अगर आप ये इंक्रीज हो गया, सही है, तो ये इतना इफेक्ट नहीं डालेगा इस पे I2 पे, क्योंकि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता टू द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द R2 तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता, फिर सेंसिटिव होता है, या काफ़ी सेंसिटिव होता है, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से ये इतना इंक्रीज इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें इतना R2 इसमें इतना डिक्रीज नहीं आएगा, इसमें डिक्रीज कम आ रहा है जबकि यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं आपका स्टार्टिंग टॉर्क, ज़्यादा इंक्रीज नहीं, बस आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है इफ़ यू ऐड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सही है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? यस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रोटर जो होते हैं उसमें हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे। एक हमारे पास स्क्वायरल केज मोटर, और दूसरा जो होता है वो वाउंड और रोटर मोटर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बार्स होते हैं, एल्युमिनियम बार्स होते हैं सही इस तरह, और एक एंड कंडक्टर होते हैं जिसको हम इस तरह शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रोटर होते हैं, जिस तरह केज नहीं होता उसी तरह के होते हैं, सही है। या तो इसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, इस तरह तो नहीं कर सकते कि इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ऐड कर लो। अगर आप यहाँ पे इसको तोड़ भी दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड भी कर लो, तो वो अभी स्टार्टिंग में तो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन रनिंग में आपके को काफ़ी लॉसेस देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब आप मोटर को रन कर लो तो ये रोटर जो होगा ये काफ़ी गर्म होगा। तो हमें इस तरह रेजिस्टेंस चाहिए जिसको हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर लें, और जब मोटर अपने रेटेड स्पीड तक पर पहुंच जाए फिर हम उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिमूव कर लें। हमें इस तरह का रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये रेटेड स्पीड पे पहुंच गया तो इसको तो फिर आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फिक्स लगा हुआ है यहाँ पे। या अगर आप इसको कोई इंसुलेटर से इस तरह पकड़ लो, इसको फिर रिमूव कर लो, तो यहाँ पे तो ये बार ओपन सर्किट हो जाएगा। तो दैट्स नॉट पॉसिबल इन स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। वाउंड मोटर में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि जब आपका रोटर रेट स्पीड तक पहुंच जाए तो उस टाइम फिर आप वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिमूव कर लो। दैट्स ओनली पॉसिबल इन वाउंड रोटर मोटर। तो दैट्स वाई इसका डिमांड ज़्यादा होता है और इसका ये थोड़ा महंगा भी होता है ये मोटर।
वाउंड मोटर ठीक है। सही है, इस तरह फिर कर लेंगे। सही है। मैं साथ में असल में जो चीज़ अभी ये स्टडी कर रहे हैं ना हम, हम्म। और इसके साथ साथ जो हमने शुरू में स्टडी किया है इलेक्ट्रिकल मशीन जो स्टार्ट किया है वो, उसको भी साथ में रिवाइज करने का मैंने प्लान बनाया है जी। कि जितना हम पढ़ें उस तकरीबन मैं एक चैप्टर एक डे में ना इलेक्ट्रिकल का मशीन का जो फर्स्ट है एसी जनरेटर है जैसे, सर वो वो उसको तो मैंने रिवाइज अपलोड किए करने का हैं मैंने। सारे वीडियोस, वो लास्ट वीक मैंने जी जितने भी थे A to Z मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो वैसे ही कंप्यूटर में पड़े हुए थे, और काफ़ी लोग भी ठीक कह है। रहे थे कि फ़लाँ वीडियो अपलोड करना, तो बस मैंने वो सारे अपलोड कर दिए वहाँ पे। जी सर, तो वो वो, आपने आई थिंक नेम चेंज किया है ना, मुझे वो आपका लिंक नहीं मिला। अच्छा, वो ऑल टेस्ट प्रिपरेशंस हैं अब। हाँ वही ना, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि आपने सारे कर दिया। मैं शुरू में वैसे रिवाइज में करता था, लेकिन बीच में जब से शादी हुई उसके बाद फिर मसरूफियत हुई, इसके बाद मैंने एक दफ़ा निकाला था तो जी। उसमें आ रहा था लिंक नॉट फाउंड यूट्यूब पे ना। जी, वो एक्चुअली बस वो ये एक्चुअली उसमें कुछ और भी टीचर्स ऐड हो गए हैं। पहले तो मैं ही था, ठीक। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं अपलोड करता था, उसमें और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ गए। तो और भी टीचर्स उसमें ऐड हो गए, तो इसी वजह से फिर मैंने जेनेरिक नाम दे दिए। पहले तो ठीक। मेरे ही नाम से था, और इंजीनियरिंग था तो वो स्पेसिफिक था। अब ऑल टेस्ट जी प्रिपरेशंस, उसमें भी एंड पे एस लगा लो तो फिर वो आते हैं। वैसे बहुत सारे और चैनल आ जाते हैं यूट्यूब में, ऑल जी। टेस्ट प्रिपरेशंस एंड पे एस दे और दो। सर जो, जी और सर वो आपकी जो साइट है उसमें भी आपने ऐड कर दिए हैं। कौन सा वेबसाइट? सर आपकी एक साइट है आपके नेम से। जी जी, वो वेबसाइट्स उस पे तो मैंने कुछ ख़ास काम नहीं किया। नहीं किया हुआ, अच्छा आपने इसी पे किया है ऑल टेस्ट प्रिपरेशन जी पे। जी, बस इसी पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इतना कि वहाँ पे भी बंदा वो कर ले। जी तो ठीक है यही सर। पे बस मैंने सारे वो अपलोड कर दिए हैं। वो इतना टाइम नहीं होता, जब फ्री टाइम हो गया तो वेबसाइट पे भी जितने भी पास पेपर्स वगैरह में मुझे था। हम्म, काफ़ी हमारे क्लास में एक अनीस बंदा था, यूटी लाहौर से आया हुआ था लाउंस में। जी तो उसने मुझे एक फ़ोल्डर दिया था, उसमें काफ़ी सारे पास पेपर थे। तो बल्कि मैं उस तरह करता हूँ कि मैं वो अपलोड कर दूंगा, जो वीडियोस लेक्चर उसके मैं बना लेता हूँ। वो मैं वहाँ पे, जी नेप्रा का भी है सर। उसमें। जी सर, जो मेरे पास है वो भी शेयर कर दूं आपके साथ। जी शेयर कर दो, जो भी आपके पास पास पेपर हो तो आप शेयर